एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी रिकैप सीरीज 14th सेशन। आज हम लोग कर लेंगे। चैप्टर है अपना 22nd चैप्टर, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, जिसका थर्ड वीडियो आज मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग 3 ऐसी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे जिनके एक जैसे नाम की वजह से ये हम हमेशा कंफ्यूज करता है। थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। तो इन तीनों में डिफरेंसेस, इनके लोकेशन, इनके काम क्या है और इनसे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, वो सब कुछ आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने एनसीईआरटी में मैं मेंशन्ड है, बिकॉज ये एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज़ है। और ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी वापस पढ़नी नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें इतनी क्लियर हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्लैंड दिख रही होगी, बटरफ्लाई शेप्ड, इसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। पहले मैं इन तीनों की लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें डिफरेंस समझ में आ जाए। देखो, ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे सब कुछ दिख रहा है, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स में आपने पढ़ा होगा ये है आपका थायराइड कार्टिलेज। इसी थायराइड कार्टिलेज के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दिख रही है। दिस बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इज कॉल्ड एज थायराइड। थायराइड कार्टिलेज के नीचे थायराइड ग्लैंड, और ये ट्रैकिया है यहाँ पे, यानी आपका विंड पाइप। थायराइड कार्टिलेज जो लैरिंग्स का पार्ट है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड का अगर मैं डॉर्सल सरफेस यानी इसका पीछे वाला सरफेस देखूं, तो इसके पीछे वाले सरफेस पे मुझे कुछ इस तरह से छोटी छोटी ग्लैंड्स दिखाई देगी, और ये हैं आपकी पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये कौन सी ग्लैंड्स हैं? पैराथायराइड। इसका नाम पैराथायराइड इसीलिए है क्योंकि ये थायराइड के आसपास ही प्रेजेंट है, इसलिए पैराथायराइड। जस्ट थायराइड के बैक सरफेस पे। अब इस पिक्चर में देखकर ये नहीं समझना कि ये फ्रंट सरफेस पे है, ये इसका थायराइड का बैक पोर्शन हमने शो कर रखा है। यानी ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे, इसको जब आप उल्टा घुमा के देखोगे तो आपको पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स देखने को मिलेगी। और तीसरी है थाइमस ग्लैंड। तो ये रही थाइमस ग्लैंड, आपके 2 लंग्स जो है ना, उनके बीचों बीच यहाँ पर, लेकिन पीछे की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर लंग्स आ रखा होता है। बिहाइंड द लंग्स और इवन बिहाइंड द स्टर्नम, आपको पता होगा यहाँ पर एक बोन होती है स्टर्नम बोन, तो उस स्टर्नम बोन के भी पीछे प्रेजेंट होती है ग्लैंड जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस, थायराइड और पैराथायराइड, ये 3 ग्लैंड्स हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले थायराइड ग्लैंड से। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले लोकेशन समझाई थी इसकी, तो जस्ट थायराइड कार्टिलेज के नीचे और ट्रैकिया के जस्ट सामने की ओर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के बेसिकली 2 लोब्स हैं। यहाँ देखो आप, ये इसका राइट लोब, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों को एक कनेक्टिव टिश्यू के से ज्वाइन किया गया है, जिसको कहा जाता है स्थमस। तो स्थमस बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू का बैंड है जो इन 2 लोब्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। एनसीईआरटी का पिक्चर ये कह रही है कि यहाँ पे देखो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। तो हमें पता है ये ट्रैकिया ही है, ठीक है, और ये ट्रैकिया का ऊपर वाला पोर्शन ये कहलाता है लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स, तो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली 2 लोब्स होते हैं इनमें, और विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों तरफ, एक ट्रैकिया के राइट में और एक ट्रैकिया के लेफ्ट में इनके लोब प्रेजेंट होते हैं। दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है एक बहुत ही पतला सा फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको कहा जाता है स्थमस। यानी स्थमस बेसिकली एक फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का, जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की, यानी कि थायराइड ग्लैंड को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें किस तरह के सेल्स और किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ देखो आप लोग, थायराइड जो ग्लैंड है उनको जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं उसका, तो कुछ इस तरह से सेल्स इस तरह से अरेंज दिखते हैं मुझे, ये कुछ ऐसे। तो इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो थायराइड में इस तरह के बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फॉलिकल्स के बीच का ये जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। और हर जगह यही रहता है कि जो बेसिक ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसी का, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो इस स्ट्रोमा में बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो 2 तरह के सेल्स दिख रहे होंगे। एक ये वाले सेल्स,
ये वाले सेल्स जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये देखो आप, ये फॉलिकल्स हैं और इन फॉलिकल्स के सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। तो इनको कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स, जो फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है। वहीं जो स्ट्रोमा वाला टिश्यू है, उस स्ट्रोमा वाले टिश्यू में बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखो आप, ये स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट सेल्स हैं, ये फॉलिकल्स के अंदर नहीं, फॉलिकल्स के बाहर प्रेजेंट है। ये देखो आप, इनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल के आसपास के सेल। फॉलिकुलर सेल्स फॉलिकल्स के अंदर है, पैराफॉलिकुलर सेल्स फॉलिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो बेसिकली दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो। एक तो मुझे दिखेंगे बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स, और उन फॉलिकल्स के बीच का जो टिश्यू है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। थायराइड फॉलिकल्स के सेल्स को कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल्स दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। T3 हार्मोन जिसको कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, नाम पे मैं वापस आऊँगा, और T4 हार्मोन जिसको कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। नाम समझो आप, इसका नाम क्या रखा है हमने, T3 क्यों बोला, क्योंकि इट इज़ ट्राई मतलब 3, आयोडो मीन्स आयोडीन, थायरोनिन, यानी कि देखो पहली बात तो जब हम कहते हैं ना थायराइड हार्मोन्स, तो थायराइड हार्मोन्स के दो टाइप होते हैं, T3 भी थायराइड हार्मोन है और T4 भी थायराइड हार्मोन है। T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, 3 आयोडीन इसलिए ट्राई आयोडो, T4 4 आयोडीन इसलिए टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा मतलब होता है 4, इसलिए इनके ऐसे नाम रखे गए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोमल टिश्यू की। तो स्ट्रोमल टिश्यू में जो सेल्स हैं उनको कहा जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स भी एक तरह का हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सीटोनिन। अब इस नाम को देख लो, थायरो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, यानी ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, और कैल्सी वर्ड रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम+2 को, यानी पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्शियम+2 यानी उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है TCT। इसका एग्जैक्ट फंक्शन जब हम और आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको और समझाऊंगा TCT के बारे में, एक अच्छा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि TCT ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थायराइड कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, तो आपका आंसर होगा T3 T4 और थायरोकैल्सीटोनिन। अब थायराइड के सिंथेसिस के लिए, जैसा आपको नाम से समझ में आ गया कि आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो अपना चलता है ना कि नमक में आयोडीन होना चाहिए, वो इसीलिए होना चाहिए ताकि एक अबंडेंट आयोडीन से आपको कभी भी थायराइड की डेफिशिएंसी नहीं हो। फिर बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स यानी T3 T4 के फंक्शंस की। तो इनका सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है BMR मेंटेन करना। आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो थायराइड रेगुलेट करता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है, देखो कि जो आपके बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस हैं, चाहे आप कुछ भी मत करो, बैठे रहो, तो भी आपकी बॉडी को कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे फिर वो हार्ट बीट हो या फिर आपका ब्रीदिंग हो, ये चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है। तो ये जितने भी लाइफ सस्टेनिंग बेसिक या बेसल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका थायराइड ग्लैंड ही रेगुलेट करता है। दैट्स वाई थायराइड ग्लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा RBC फॉर्मेशन के लिए भी थायराइड रिस्पॉन्सिबल है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि RBCs का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का मेटाबॉलिज्म। और आपने अच्छे से पढ़ा होगा थायराइड हार्मोन के बारे में कि किस तरह से थायराइड हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। उसके अलावा थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करने में, यानी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है आपकी बॉडी में थायराइड। तो ये जो चारों फंक्शंस है ना, ये देखो आप, चारों फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए थायराइड की डेफिशिएंसी या थायराइड का एक्सेस इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड से एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स की। देखो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन केवल एक स्लाइड में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता। थायराइड ग्लैंड के इतने फंक्शंस हैं कि उस पर एक घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है।
बट हम एनसीईआरटी से बाहर फोकस नहीं करना चाहते। सबसे पहले मैं कंडीशन की बात करता हूँ जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखो इस चैप्टर में ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, हाइपो और हाइपर, तो इनको एक बारी को समझ लो। हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस्ड और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है ना। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इज हाइपोथायरॉयडिज्म। अब जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उस हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बेसिकली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस कंडीशन को कहा जाता है गॉइटर। अब देखो एक बहुत बेसिक कॉज बताता हूँ। देखो बहुत सारा है ये जो डिसऑर्डर्स है ना, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को, पर हम बहुत बेसिक बातें ही करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी की स्टडी कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, समझो अगर आपके खाने में या आपके डाइट में आयोडीन कम है, आप आयोडीन बहुत कम लेते हो, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, T3 T4 भी कम बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि T3 T4 बेसिकली आयोडीन से ही बनते हैं। तो T3 T4 की हो जाएगी डेफिशिएंसी और इस डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है और इस कंडीशन को कहा जाता है गॉइटर। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म दैट लीड्स टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसको कहा जाता है गॉइटर। इस कंडीशन को गॉइटर कहता है। इस पिक्चर में देखो एक बहुत ही बड़ा एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड आपको दिखाया गया है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म किस स्टेज पे हुआ, इससे आपको अलग अलग जो है वो इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे समझो एक फीमेल है और प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब जो उसके यूटेरस में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, उस फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी मैटरनल थायराइड ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो जो फीटस है ना, उस फीटस को जो मदर की थायराइड हार्मोन है वही उसमें डेवलपमेंट करवा रहा है। तो अब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्रेगनेंसी में अगर मदर में थायराइड कम हो जाए तो इससे जो फीटस डेवलपमेंट हो रहा है उस पर भी इश्यूज होंगे। थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है मेंटल डेवलपमेंट में। थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है आपके न्यूरोनल डेवलपमेंट में। तो अगर फीटस को थायराइड कम मिलने लगेगा तो उसमें न्यूरोनल डेवलपमेंट बहुत कम होगा। या फिर समझ लो एक छोटा बच्चा है 1-1.5 महीने का और उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अब सब कुछ डेवलप होना शुरू हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पर आकर थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे आपका जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है और इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। और ऐसा जो बच्चा होता है ऐसे बच्चे को कहते हैं क्रिटिन। क्रिटिन, अगर मैं इस वर्ड के ओरिजिन की बात करूं तो क्रिटिन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इडियट। तो आप समझ गए होंगे क्रिटिनिज्म मतलब क्या है कि ना तो मेंटल डेवलपमेंट हुआ है प्रॉपर, ना ही फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है उसका। समझ में आया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चा रहता है ना, उसके पैदा होने से लेकर 4 से 5 साल तक उसका मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है और अगर इसी दौरान उसमें थायराइड डेफिशिएंसी हो गई तो उसका मेंटल डेवलपमेंट बुरी तरीके से प्रभावित होता है और फिर लाइफ टाइम उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। मेंटली भी डेवलप नहीं होता, फिजिकली भी डेवलप नहीं होता। इस केस में भी जो होगा उसकी हाइट बहुत कम रह जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि लास्ट वीडियो जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पे बनाया था उस पर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में भी हमने कहा था कि हाइट जो है वो बहुत कम रह जाएगी, हाइट कम रह जाएगी। तो क्रिटिनिज्म और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इन दोनों में ही बच्चे की हाइट बहुत कम हो जाती है। तो अब कैसे पता करें कि उसको क्रिटिनिज्म है या उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है? तो सबसे मेन काम आप उसका मेंटल डेवलपमेंट देखना। देखो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का कारण क्या है? ग्रोथ हार्मोन का कम होना। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में वो जो ड्वार्फ पेशेंट रहेगा उसका मेंटल एबिलिटी बराबर रहेगा, लेकिन क्रिटिनिज्म में उसके हाइट के साथ साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा खासा अफेक्ट होता है। क्रिटिनिज्म के बेसिक फीचर्स में अगर हम देखें तो जो ग्रोइंग बेबी है उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा और डिफेक्टिव मैच्योरेशन होगा। तो ऐसे बच्चों में ग्रोथ हमेशा स्टंटेड रहेगी, स्टंटेड मतलब रिड्यूस्ड ग्रोथ। उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, और ये मेंटल रिटार्डेशन ही इसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से अलग करती है।
मेंटल रिटार्डेशन होगा तो ऑब्वियसली जो उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट होगा यानी IQ वो लो रह जाएगा, स्किन एबनॉर्मल होगी और कई केसेस में तो गूंगापन या बहरापन भी होने लगता है, उसको सुनाई नहीं देता या वो बोल नहीं पाता। डेफ म्यूटिज्म, डेफ मतलब बहरा और म्यूटिज्म मतलब म्यूट हो गया यानी कि वो गूंगा है, वो बोल नहीं पाता। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन में। ठीक है, अब एडल्ट वुमेन में अगर थायराइड डेफिशिएंसी हो गई तो देखो और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन हम NCERT से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो NCERT बस इतना कहती है कि एडल्ट वुमेन में जब थायराइड डेफिशिएंसी होती है तो ऐसे फीमेल में आपको इरेगुलर मेंसेस काफ़ी देखने को मिलता है। एंड बिलीव मी, हाइपोथायरॉयडिज्म अभी के टाइम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपोथायरॉयडिज्म मैंने बहुत से केसेस में जो यंग गर्ल्स है उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म काफ़ी देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। तो ये यंग गर्ल्स के लिए एक सजेशन रहेगा मेरा हमेशा से कि अगर आपको कभी भी लगे कि मेंसेस काफ़ी रेगुलर रह रहे हैं तो यू शुड गो एंड चेक योर थायराइड। ठीक है, ये एक सिम्टम हो सकता है आपके लिए हाइपोथायरॉयडिज्म का, क्योंकि जो इसके जो अफेक्ट्स होते हैं वो इतना इजीली नहीं समझ में आते। कई बार तो ये अनडिटेक्टेड रहता है सालों तक हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इनको प्रॉपर टाइम पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने लगे आपके ब्लड में, जब ज़्यादा थायराइड बनने लगे। इसके कारण में एक हो सकता है ट्यूमर, ठीक है, या फिर किसी तरह का कोई नोड्यूल फॉर्मेशन। थायराइड में कुछ इस तरह से नोड्स बन जाते हैं, गांठें बनने लगती है, या कोई ट्यूमर या कोई कैंसर अगर हो जाता है थायराइड ग्लैंड में, तो इन दोनों ही केस में थायराइड एक्सेसिव बनने लगता है। ठीक है, अब कॉज क्या है? ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स। और जब ऐसा होगा, ऐसा होने की केस में सिंथेसिस और सीक्रेशन दोनों बढ़ने लगता है थायराइड हार्मोन्स का, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्स पे चला जाता है। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे जब ये ज़्यादा जाता है तो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। एक कंडीशन देखेंगे हम जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज़। ये एक बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म का ही फॉर्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म के बहुत अलग अलग टाइप रहते हैं, उसमें से एक टाइप है ग्रेव्स डिजीज़। देखो तुम्हें पता है ग्रेव किसको कहते हैं? ग्रेव कहते हैं बेसिकली कब्र को। अब इस डिजीज़ को ग्रेव्स डिजीज़ है, कब्र वाली बीमारी, ये इतनी ज़्यादा भयंकर है कि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में डेथ होती है, इसलिए इसका नाम ग्रेव्स डिजीज़ रखा गया। बेसिकली इसमें थायराइड ग्लैंड का पूरा एनलार्जमेंट हो जाएगा, अच्छी खासी स्वेलिंग होती है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर। बेसिकली ग्रेव्स डिजीज़, कोई अगर आपसे पूछे ग्रेव्स डिजीज़ को 2 वर्ड में एक्सप्लेन करो तो आप बोलो एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। देखो, गॉइटर का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करना कि जब आपको कोई पूछे कि गॉइटर में क्या होता है, बताओ, थायराइड एनलार्जमेंट की हाइपरथायरॉयडिज्म होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो, गॉइटर का मतलब होता है एक एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि गॉइटर में केवल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा या हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, नहीं, गॉइटर दोनों केस में हो सकता है। गॉइटर का केवल मतलब क्या है? थायराइड का बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना। या हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हो सकता है, और इवन ग्रेव्स डिजीज़ भी एक तरह का गॉइटर ही है। तो गॉइटर मतलब एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। और एक्सोफ्थेल्मोस, एक्सो मतलब आउटसाइड और ऑफ्थेल्मो, ये जो वर्ड है ना ऑफ्थेल्मो, ये वर्ड आई के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट है ना। तो ऑफ्थेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। तो इस केस में देखो आप, ये एक नॉर्मल आई और इस आई को देखो, ऐसा लगता है जैसे इसका आई बॉल बाहर आने वाला है, प्रोट्रूडेड आई बॉल, बाहर निकला हुआ आई बॉल जैसा दिखता है साफ साफ। तो ये एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर कहलाता है और ये ग्रेव्स डिजीज़ में होता है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो BMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा जब BMR बढ़ जाता है तो वेट लॉस काफ़ी होने लगता है। तो ये सब कुछ आपको ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में पता रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो लोकेशन बता ही दिया मैंने आपको, थायराइड के बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, सॉरी ये चारों, ठीक है। थायराइड के 2 लोब्स हो गए, तो हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड है, एक लेफ्ट में 2 और राइट में 2। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और हर थायराइड ग्लैंड के एक लोब में पीछे की तरफ एक पेयर पैराथायरॉयड प्रेजेंट होता है,
और पैराथायराइड का फंक्शन क्या है, ये सीक्रेट करता है पैराथायराइड हार्मोन। जैसा ग्लैंड का नाम वैसे ही हार्मोन का नाम, इसको कहा जाता है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। ये बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे याद रखें कि कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है, कौन सा स्टेरॉयड है। तो जब हम लोग एंड में समरी पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, तो मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि आपको ये कैसे याद रखना है। ठीक है, फिलहाल आप केवल ऐसा समझो, पीटीएच एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये आपकी बॉडी के ब्लड में, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, यानी ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। देखो मैं इस वर्ड को समझाता हूँ आपको, मैंने बहुत बार ये तरीका बताया आपको इसको समझने का कि ऐसे वर्ड्स को कैसे याद रखते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया मैंने आपको बताया है, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कैल्शियम +2 को, और एमआईआई भी मैंने आपको बताया ये ब्लड के लिए यूज़ होता है। आपके ब्लड में कैल्शियम +2 के बढ़ जाने को हाइपर कैल्सीमिया कहा जाएगा। अगर यही कैल्शियम कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, सिमिलरली हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, तो ये सब कुछ वर्ड्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बायोलॉजी रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ड्स को स्प्लिट करना आना चाहिए आपने। पैराथायराइड हार्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम +2 लेवल बढ़ाएगा। अब ये कैसे बढ़ाएगा उसकी स्टडी में करवाता हूँ आपको। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, ठीक है, और जब थायराइड कम होने लगता है तो हमने पिट्यूटरी वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है जिससे T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन बढ़ता है। लेकिन पिट्यूटरी कहीं पे भी पैराथायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन नहीं बनाती। तो फिर कब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ाना है, कब करना है, कब कम करना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा आपके ब्लड कैल्शियम लेवल से। जब आपका ब्लड कैल्शियम लेवल गिरने लगता है, कम होने लगता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन्स बनाने लगती है। तो पीटीएच का सीक्रेशन रेगुलेट करता है आपका ब्लड का कैल्शियम आयंस का लेवल, उससे इनका सीक्रेशन कम या ज़्यादा होने लगता है। अब जो मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनना है। मैं एक साथ यहाँ पर 2 हार्मोन्स की आपको स्टडी करवाऊँगा विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म चार्ट। समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ? आपके ब्लड में कैल्शियम, जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मेरी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही हो, तो मेरी बॉडी अपने आप किस तरह से उस कैल्शियम को बढ़ा भी सकते हैं ब्लड में और कम भी कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दिखा रखी है ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल में कैल्शियम दिखा रखा है। देखो कैल्शियम 3 सोर्सेस, एक बोन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक किडनी। बोन में तो कैल्शियम प्रेजेंट ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सर फूड के साथ जो कैल्शियम आ रहा है, और किडनी तो आपको पता है जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें कैल्शियम भी फिल्टर होकर निकलता है और फिर उसका रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब समझो अगर मुझे कैल्शियम +2 का लेवल ब्लड में बढ़ाना है, सुनना अच्छे से, अगर मुझे कैल्शियम में का ब्लड लेवल बढ़ाना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं किडनी के पास जाऊंगा और किडनी को बोलूँगा कि कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाओ, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाओ। तो जब कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो कैल्शियम वापस से रीएब्जॉर्ब आकर होकर ब्लड में बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास और स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलूँगा कि फूड में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो, तो ब्लड में कैल्शियम और बढ़ने लगेगा। तीसरा मैं जाऊंगा बोन्स के पास और उनको बोलूँगा कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, तो बोन के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रखा होता है तो उस कैल्शियम को हम निकालते रहते हैं और वो निकल के आता है ब्लड में। अब ऑब्वियस सी बात है जब बोन से कैल्शियम निकलने लगेगा तो बोन भी धीरे धीरे जो है उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगेगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन या कहा जाता है बोन का डीमिनरलाइजेशन। और डीमिनरलाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि मिनरल्स कम होते जा रहे हैं बोन में। और बिल्कुल सही बात है सर, ऐसी बोन तो वीक हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी बोन वीक हो जाएगी, लेकिन ब्लड में भी कैल्शियम का मेंटेन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम का आपको अब तक शायद पता चल गया होगा कि कैल्शियम के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉडी में, तो उन फंक्शंस को हैम्पर नहीं करना है अपने को। ठीक है, और रही बात कि सर ऐसे तो बोन डिसॉर्प्शन बढ़ता जाएगा तो बोन्स फ्रैक्चर होने लगेगी, तो जब आपके डाइट में आप कैल्शियम शुरू करते हो वापस, जैसे ना आप चाहते हो
आपने अभी दूध पिया तो कैल्शियम डाइट से आता है। तो धीरे धीरे अगर कैल्शियम बढ़ने लगता है ब्लड में तो उसी को वापस बोन में डालकर वापस बोन डिपोजिशन या बोन मिनरलाइजेशन करवा दिया जाता है। अब अगर मुझे कैल्शियम लेवल कम करना हो, ब्लड में समझो कैल्शियम लेवल बढ़ गया यानी हाइपर कैल्सीमिया हो गया, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ? एक, किडनी में रीएब्जॉर्प्शन कम करवा दो कैल्शियम का, यानी कैल्शियम को यूरिन के साथ जाने दो। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम करवा दो, फूड से जो कैल्शियम मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन कम रखो। तीसरा, बोन डिसॉर्प्शन कम कर दो, उल्टा इस कैल्शियम को बोन में जाकर डिपॉजिट करते रहो, जिसको आप कह दोगे बोन में डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम का। तो ये जो दो बेसिक तरीके हैं, एक कंट्रोल करता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये जो पीटीएच हार्मोन है, ये पीटीएच हार्मोन का काम है कैल्शियम +2 को ब्लड में बढ़ाना, और ये बढ़ाएगा किडनी में रीएब्जॉर्प्शन करवा के, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़वा के और बोन में रिजॉर्प्शन करके। और जब हाइपर कैल्सीमिया होने लगता है तब काम आता है आपका कैल्सीटोनिन। यस, ये वही कैल्सीटोनिन है जो आपने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, थायरोकैल्सीटोनिन। अब थायरोकैल्सीटोनिन और कैल्सीटोनिन एक ही है, हमने अभी पढ़ा। थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सीटोनिन रिलीज करते हैं। तो ये थायरोकैल्सीटोनिन हाइपर कैल्सीमिया के केस में कैल्शियम को कम करेगा ब्लड में। कैसे? किडनी में से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन रोकेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोकेगा और बोन डिसॉर्प्शन को कम करके बोन में कैल्शियम को ट्रांसफ़र करेगा। तो आप ऐसा समझ लो कि कैल्शियम +2 को अगर कम करवाना हो तो आपको चाहिए कैल्सीटोनिन हार्मोन, और कैल्शियम +2 के लेवल को बढ़ाना हो ब्लड में तो आपको चाहिए पैराथायरॉयड हार्मोन। तो थायरोकैल्सीटोनिन और पीटीएच ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिस्ट, यानी एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट फंक्शन कैरी आउट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड की तरफ। तो थाइमस ग्लैंड जैसा मैंने पहले ही स्लाइड में बताया दिया था, ये देखो इस पिक्चर में लंग्स के पीछे ये देखो ये जो दो लोब्स दिख रहे हैं ना आपको, ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब लंग्स के पीछे प्रेजेंट है, और इसके आगे आती है स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम बोन के भी पीछे प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड, जिसमें दो लोब्स प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी लिखती है कि एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। लोब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब जिसमें लोब्स प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। वेंट्रल मतलब सामने की तरफ या आगे की तरफ, यानी इसके पीछे प्रेजेंट होगा एओर्टा। ये देखो यहाँ पे हार्ट है, और आपको पता होगा हार्ट में एओर्टा यहीं से निकलता है, तो एओर्टा इधर थाइमस के पीछे से होकर जाएगा। तो लोकेशंस आपको सबकी बराबर पता होनी चाहिए। थाइमस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपको पता ही होगा, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट। और ये चीज़ कैसे याद रखते हो आप? आपको याद हो तो आपने लिम्फोसाइट्स की स्टडी की है क्लास 12th में, कि लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, एक है टी लिम्फोसाइट्स और एक है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में होता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट्स। जबकि टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन डेवलपमेंट या मैच्योरेशन होता है थाइमस में, इसलिए इसको कहा जाता है टी लिम्फोसाइट। अब आप समझ लो कि थाइमस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। थाइमस बेसिकली एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है थाइमोसिन, और ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, और यही थाइमोसिन इन टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन का काम करता है। हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा कि टी सेल्स जो हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बी सेल्स जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि बी सेल्स ही वो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो थाइमोसिन हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। याद रखो, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन, उनका मैच्योरेशन, ये सब थाइमस में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों का फॉर्मेशन तो आपके बोन मैरो में ही होगा, और यही टी लिम्फोसाइट्स आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अलावा ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। देखो यहाँ पे वर्ड्स समझना, इसने ये नहीं लिखा कि थाइमोसिन हार्मोन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है या करता है, नहीं। एंटीबॉडीज़ तो आपके बी सेल्स ही बनेंगे। बी सेल्स में भी कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इनको प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। यही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, और यही एंटीबॉडीज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इनका फॉर्मेशन प्रमोट करता है थाइमोसिन हार्मोन। कैसे? तो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन टी लिम्फोसाइट्स में एक और 4 टाइप होते हैं, आपने पढ़े होंगे टी लिम्फोसाइट्स के।
उसमें एक टाइप होता है टी हेल्पर सेल्स, और यही टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो यानी एंटीबॉडीज़ बना तो बी सेल्स रहे हैं, लेकिन बी सेल्स तब तक नहीं बनाएंगे जब तक टी हेल्पर सेल उनको स्टिमुलेट नहीं करता। इनका नाम हेल्पर सेल इसीलिए है क्योंकि ये CMI और AMI यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को इंड्यूस करवाता ही है, दोनों को स्टिमुलेट करने में, इंड्यूस करने में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडीज़ बेशक बी सेल्स बनाते हैं, लेकिन बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स का डिफ्रेंशिएशन करता है थाइमोसिन हार्मोन। तो यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि थाइमोसिन ही प्रमोट कर रहा है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को। जैसे जैसे आपका ओल्ड एज आता है तो ओल्ड एज तक आते आते थाइमस पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाता है, और जब ये डीजनरेट होगा तो ऑब्वियसली थाइमोसिन हार्मोन काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, और इसलिए ओल्ड पर्सनस में इम्यून रेस्पॉन्सेस या जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा वीक रहता है। आई होप आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट समझ में भी आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा यहाँ पे पढ़ के। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई रियली विश कि आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ें, समझें। NCERT देखो जितना अच्छे से पढ़ोगे नीट में सिलेक्शन आपका पक्का है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन NCERT को भी आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझना होगा और पढ़ना होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।